हाय फ्रेंड्स, आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का बेसिक जो है आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। थोड़ा सा ओवरव्यू उसका हम देंगे और उसके बाद हम जो हमने रिलेशंस पढ़े, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन पढ़ा उसकी हेल्प से हम डिडक्ट करेंगे ओम्स लॉ को। सो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आप कनेक्ट करते हो। टेक ए कंडक्टर और वायर, यू कैन से एक वायर ले लेते हैं एक्स वायर। इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। ओके, एक एमीटर लगा लेते हैं और पहले स्विच लगा लेंगे कि एक एमीटर का नाम ए रख लेते हैं हम, और एक रियोस्टैट इज व्हाट, वेरिएबल रेजिस्टर। रेजिस्टेंस की वैल्यू को इसकी हेल्प से हम ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सो आपने लेबोरेटरीज में देखा होगा, दैट इज रियोस्टैट, और यू कैन से वेरिएबल रेजिस्टर। ओके, सो इस वायर के साथ हमने बैटरी की स्विच का नाम की के रखा, एमीटर और रियोस्टैट RH, इसको सीरीज में जोड़ दिया, और एक वोल्ट मीटर ले लिया हमने V। वोल्ट मीटर को हमने इसके पैरेलल में जोड़ दिया। सो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। आपका जो एमीटर है उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, बिकॉज हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, 2 एंड पॉइंट्स चाहिए होते हैं, सो टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। सो ओम्स लॉ क्या बोलता है, अगर हम फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, अगर हम उनको कांस्टेंट रखें, लेकिन आपने टर्म्स 11th में जब आपने ये चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, उसमें हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़ा था। कांस्टेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू जो है फिक्स रहे। ऐसे कांस्टेंट को हम, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कांस्टेंट बोलते हैं अगर वैल्यू फिक्स रहे। अगर वैल्यूज एक फिजिकल क्वांटिटी की चेंज हो रही है, उस क्वांटिटी को कांस्टेंट नहीं बोला जाएगा, उसको वेरिएबल बोलते हैं। ओके, सो कांस्टेंट, अभी अगर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन क्या बोली, कीपिंग फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा कांस्टेंट। अगर हम फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखें, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिएबल, बिकॉज इट्स वैल्यू कीप्स ऑन गोज ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर आप देखोगे कि मॉर्निंग के टाइम टेम्परेचर अलग होता है, दिन में अलग होता है, शाम में अलग होता है, तो इट्स वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज व्हाई टेम्परेचर इज वेरिएबल। लेकिन हमने कांस्टेंट में एक और चीज पढ़ी थी, अगर हम एक क्वांटिटी की वैल्यू एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए फिक्स रख दें, तो ऐसे कांस्टेंट को बोला जाता है टेम्परेरी कांस्टेंट। ठीक है, सो हमने एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, जैसे हम घर पे ओवन में कुछ अगर हमने बनाना हो, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम टेम्परेचर को फिक्स रख देते हैं कि हाँ इतने डिग्री पे ये चीज बनेगी, तो हम ओवन पे उतना टेम्परेचर सेट कर देते हैं, सो वो चीज बन जाती है। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपने क्या करना है, आपकी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ओम्स लॉ। ओके, सो अगर ये कंडक्टर आपका XY है, इसके अक्रॉस क्या होगा बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम यहां से इस वोल्ट मीटर की हेल्प से मेजर करेंगे। और आपकी वैल्यू ऑफ करंट एमीटर है, सो एमीटर की हेल्प से हम क्या चीज
कैलकुलेट करने वाले हैं, द वैल्यू ऑफ करंट I. So what does Ohm's law say? Potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये किसके प्रोपोर्शनल है? करंट फ्लोइंग थ्रू इट. लार्जर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेटर बी द फ्लो ऑफ करंट. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो करेगी ये कंडक्टर में. सो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है? एक वायर ले लिया हमने XY, उसको कनेक्ट किया हमने किसके साथ? बैटरी के साथ. बैटरी का नाम B रख लेते हैं. एक स्विच की के साथ कनेक्ट किया, एमीटर, रियोस्टैट इन सीरीज विद XY, और एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया पैरेलल विद XY. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टैट, इस रियोस्टैट की हेल्प से, रियोस्टैट इज व्हाट? रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, रुकावट है करंट के फ्लो में. करंट के फ्लो को हम यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं. अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? कम. रेजिस्टेंस इज व्हाट? अपोजिशन. अगर इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें, अपोजिशन को बढ़ा दें, तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी. अगर रेजिस्टेंस को कम कर दें तो वैल्यू ऑफ करंट ज्यादा हो जाएगी. So with the help of this rheostat, we keep the value of current at 1 ampere. Suppose, take it for example only. This is not, ये आप जब आपके practical labs में आप करोगे तो उस टाइम exact values आपको पता चलेंगे कि आप rheostat की help से क्या कर रहे हो, करंट की वैल्यू को कितना रख रहे हो, और corresponding वैल्यू कितनी आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस की. सो लेबोरेटरी, और यहाँ पे जस्ट टेक इट फॉर ओनली, टेक इट फॉर एग्जांपल ओनली, और टेक इट फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली. हमने इस रियोस्टैट की हेल्प से वैल्यू ऑफ करंट रखी 1 एम्पियर, और हमने कॉरेस्पॉन्डिंग उस टाइम इस वोल्ट मीटर में भी कुछ ना कुछ वैल्यू आई, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू दिस वायर. हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को नोट डाउन किया. Keep the value of current at 1 ampere with the help of rheostat, and we note the corresponding value of potential difference. हमने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया. Now again with the help of this rheostat की हेल्प से फिर से हमने करंट को 2 एम्पियर पे रखा, 2 एम्पियर पे करंट को रखा, और हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को नोट किया. किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हमने नोट डाउन किया. फिर हमने करंट की वैल्यू को 3 एम्पियर रखा, और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को नोट किया. एंड वी कीप ऑन गोइंग, और हम क्या करते करते गए, हमने ये वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग, हमने करंट की वैल्यू को कंटिन्यूअसली चेंज किया, हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई. सो वी कीप ऑन गोइंग, वी कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, we note the corresponding value of potential. हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा. जब हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा, we plot the graph between what? V and I. हम क्या करते हैं बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं. जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, so we get straight line. हमारे पास क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन. सो ग्राफ्स जब हमने 11th में पढ़े थे, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलेगा, सो वो दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनल होती है. सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वी फाइंड, we plot the graph and we get the straight line, and this proves that your potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to I. So Ohm's law, ये बेसिक चीज आप 10th में भी पढ़ चुके थे, so it's not a big deal. अब हम बात करते हैं फेलियर ऑफ Ohm's law की. तो Ohm's law की अगर हम बात करें, हमारे पास एक चैप्टर आने वाला आगे आपका, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स, उसमें हम पढ़ेंगे. तो उसमें आपने क्या चीज पढ़नी है? उसमें आपने एक पीएन जंक्शन पढ़ना है. एक डिवाइस है,
डायोड बोलते हैं उसको। मोस्टली आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मोस्टली वहां पे यूज होता है, आपके फॉर्मेशन आपके रेक्टिफायर्स को बनाने में यूज होता है, स्विचेस में यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स में यूज होता है। सो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसमें सेमीकंडक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। वो चैप्टर जब आएगा उसमें हमने इसमें डिटेल डिस्कस करना है, फॉर्मेशन कैसे होगी, इनकी वर्किंग कैसे होगी। हमने एक पीएन जंक्शन लिया, पीएन जंक्शन का सिंबल ये है, दिस इज ऑल्सो द कंडक्टर, इसमें से करंट फ्लो होता है लेकिन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, दूसरे डायरेक्शन में ये ब्लॉक कर देते हैं। हमने इस कंडक्टर को कनेक्ट किया सेम, इसकी जगह हमने कनेक्ट किया सेम, वो रहा आपके पास। इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया, स्विच लगा दिया, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस लाइक दिस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेम आपके पास अपरेटस है, हमने सेम करंट की वैल्यू को रखा, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को नोट करते गए, हमारे पास डाटा आया, फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया। और जब हमने ग्राफ प्लॉट किया V और I के बीच में कुछ 0.7 V, टेक इट V I 0.7 वोल्ट तक कुछ ऐसे, और उसके बाद ये कुछ ऐसे आया। दिस वोल्टेज इज नी वोल्टेज, ये बाद की बात है, अभी इसमें रेलेवेंट नहीं है। आपने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर को आपने सेम ऑपरेटर्स के साथ जोड़ा, एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास डाटा आया। डाटा को जब आपने ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट किया, यू गेट द ग्राफ बिट लाइक दिस। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। सो क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के? नहीं है। सो दिस इज द फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। सेम इज द केस इज व्हाट, अगर हम इसको आपका जो डायोड है, अगर इसका टर्मिनल्स को चेंज कर दें नेगेटिव पॉजिटिव, सो रिवर्स बायसिंग होगी। इस केस में जो आपका ग्राफ जो आने वाला है दैट इज लाइक दिस। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? This is not also the straight line. So this is a failure of Ohm's law. Ohm's law की अगर हम बात करें तो जो कंडक्टर्स Ohm's law को ओबे करते हैं, that is V is proportional to I, जिस केस में होगा, ऐसे कंडक्टर्स को हम ओहमिक कंडक्टर्स बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर्स। इसमें आपका सिल्वर आ जाएगा, इसमें आपका जितने भी आपके मेटल्स है दे फॉलो, आपका एल्युमिनियम है, आपका कॉपर है। सो जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करेगा, ऐसे कंडक्टर्स को हमने ओमिक कंडक्टर्स बोला। इस केस में हमारे पास V प्रोपोर्शनल आया I के, लेकिन कंडीशन आपके पास क्या है? आपने फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना है। अगर आप फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट नहीं रखते, जैसे टेम्परेचर प्रेशर की अगर हम बात करें, उस केस में भी आपका V इज प्रोपोर्शनल टू I नहीं आएगा। सो कंडीशन आपके पास है, आपके फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी ओमिक कंडक्टर्स के केस में भी V प्रोपोर्शनल आएगा I के। सेम अगर हम फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं, और ऐसे कंडक्टर्स जो ये चीज फॉलो नहीं करते, ये क्राइटेरिया दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे कंडक्टर को हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। सो द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबेज Ohm's law are called non-ohmic conductors. सो ऐसे कंडक्टर्स की एग्जांपल एक तो अभी हमने डिस्कस की, जैसे आपका पीएन जंक्शन है, आपके रेक्टिफायर्स है, आपका ट्रांजिस्टर्स है। सो ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, ऐसे कंडक्टर्स को नॉन ओहमिक कंडक्टर्स बोलते हैं।
ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने पढ़ा V इज प्रोपोर्शनल टू I स्टेटमेंट में, दिस इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर हम इसको हटा देंगे तो V किसके इक्वल आएगा? Ri, where what is R? R is constant of proportionality and this constant is known as resistance of the conductor. रेजिस्टेंस की हमने डिटेल में पढ़ना है, रेजिस्टेंस की वजह क्या होती है, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर में क्या होता है। रेजिस्टेंस इज व्हाट? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो कर रही है, सो जो एक कंडक्टर उसको अपोज करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, कंडक्टर की उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोला जाएगा। सो V किसके इक्वल आया बच्चे? Ri। सो आप यहां से निकाल भी सकते हो, V अपॉन I किसके इक्वल आएगा? ट्रांसपोज दिस टू दिस साइड, V अपॉन I इज इक्वल टू R। दिस इज ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू Ri, V अपॉन I इज इक्वल टू R। यहां से आप I भी निकाल सकते हो, V अपॉन R। सो आपका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर व्हाट? deduction of Ohm's law from drift velocity. So we will discuss now this. हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिडक्शन ऑफ Ohm's law from drift velocity. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो हमने पढ़ा हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशनशिप। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वी नो, हम जानते हैं। I किसके इक्वल है बच्चे? I इज इक्वल टू NAE VD, दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, गिव दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से कहां से? फ्रॉम रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलेशन है। ऑल्सो वी नो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज E tau upon m. This relation is of what? This is the expression of drift velocity. अब हम क्या करने वाले हैं? हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे, Vd की वैल्यू यहां से यहां पुट करेंगे। सो I किसके इक्वल आ जाएगा? I will be equal to NAE VD की जगह VD की वैल्यू दैट इज E tau upon m। VD की जगह VD की वैल्यू को पुट किया। ओके, सो I किसके इक्वल आ जाएगा? I इज इक्वल टू NA, यहां से E का स्क्वायर हो जाएगा, E स्क्वायर E tau upon m। ओके, बट E किसके इक्वल होगा? बट E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेशियो किसका होगा? V अपॉन L, पोटेंशियल डिफरेंस टू द डिस्टेंस। आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। V इज व्हाट? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। यहां पे Q अपॉन R स्क्वायर है, यहां पे Q अपॉन R और यू कैन टेक L लेंथ। सो I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V अपॉन L। सो पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट? E की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं? V अपॉन L। सो I किसके इक्वल आ जाएगा? एम्प्लाइज I इज इक्वल टू NAE स्क्वायर tau अपॉन m V अपॉन L। ओके, सो इस V को ट्रांसपोज करो इस साइड, ट्रांसपोज टू द राइट लेफ्ट हैंड साइड। I अपॉन V किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? दैट इज इक्वल टू NAE स्क्वायर tau अपॉन ml। इस सारे टर्म को
हम पुट करते हैं R, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको पुट किया इस सारी टर्म को R, सो I अपॉन V किसके इक्वल आ जाएगा, I अपॉन V, या V अपॉन I रेशो ले लेते हैं पहले। ओके, सो V अपॉन I, बिकॉज वी हैव गॉट V इज इक्वल टू IR, सो I को ट्रांसपोज किया इस साइड, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, सो इसको रिवर्स कर दो, सो ये कितना आ जाएगा, V अपॉन I किसके इक्वल आ जाएगा मुझे, दैट इज, ये भी रिवर्स हो जाएगा, दैट इज ML NAE स्क्वायर टाउ। नाउ हम इसको क्या पुट करने वाले हैं, R, यही आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, दैट इज, ये हम पढ़ चुके हैं हर एक टर्म को, ML NAE स्क्वायर टाउ, ये सारी टर्म्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ओके, सो V अपॉन I किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल, और R को हमने क्या पुट किया, ML NAE स्क्वायर टाउ, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये आपके आगे भी यूज होगी। तो यही हमने प्रूव करना है, यही डिडक्ट करना था। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिया और हमने क्या डिडक्ट किया, ओम्स लॉ, V अपॉन I इज इक्वल टू R, और यू कैन से V इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करो IR, दैट इज ओम्स लॉ। So from drift velocity we deduce what, Ohm's law. This is the important section जो आपको पढ़नी है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना रखते हैं। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज, we'll be discussing that resistance, electron mobility and resistors को डिस्कस करेंगे, उनकी कोडिंग को डिस्कस करेंगे, फिर हम सर्किट्स पे आ जाएंगे। आपका जो फाइनल एग्जाम्स में जो लॉन्ग आंसर टाइप्स में क्वेश्चन आते हैं, दैट इज योर क्रिचॉफ्स लॉज हैं, उसके व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, स्लाइड वायर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है। अभी तो हम वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, सो हमारे पास एक और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर से तो हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से हम कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं एक सेल के, कंपेयर कर सकते हैं चीजों को, ईएमएफ को। सो दैट इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और उसके अलावा उसके बाद हम थर्ड चैप्टर पे आएंगे। जो थर्ड चैप्टर है आपका, दैट इज सिमिलर टू फर्स्ट चैप्टर। सिमिलर इन द सेंस व्हाट, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सो सम हो थोड़ा बहुत रिलेटेड है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ चीजें जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं वो हमने, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, वहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। आपका मैग्नेटिक, यहाँ पे आपका गॉसेस लॉ है, वहां पे आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। सो जैसे आपका यहाँ कूलम्स लॉ है, वहां पे आपका बायो-सावर्ट्स लॉ है। सो सम हो थोड़ा बहुत रिलेट करता है आपस में चैप्टर। तो उसका नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है, दैट इज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। के बाद आपका ईएम इंडक्शन आ जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। सर्किट्स, हम डिफरेंट सर्किट्स पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में उसमें हम पढ़ने वाले हैं, एसी जनरेटर, योर डायनामो, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लॉज पढ़ेंगे ये हम इंडक्शन के। तो उसके बाद ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% जो है आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स इज बिग चैप्टर, जो आपकी वॉल्यूम 2 का है। ऑप्टिक्स में नियर अबाउट 60 लेक्चर्स का वो चैप्टर है, 60 टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें। सो कोशिश करेंगे धीरे धीरे करने की। और ये जो टाइम है ये भी नहीं रहेगा, जब हम स्कूल जाते थे, तो जब वो दौर खत्म हुआ, अब आप घरों पे बैठे हो, ये दौर भी नहीं रहेगा फिर से वैसे ही। सो बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री, घरों पे बैठे हो, कोशिश करो हेल्प करने की सबकी। आपके आसपास देखो, आपको लगता है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि
आप अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास मोबाइल्स नहीं है। सो आपने थोड़ा बहुत कर लिया, चलो थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा आपने बुक्स से कवर कर लिया, तो कुछ रिमेनिंग जो पोर्शन होगा आपका, वो आप आगे पीछे से भी डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, जो आपके सोसाइटी में बाकी बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं या जिनके पास जुड़ने का मौका नहीं है हमारे साथ या किसी और बाकी जितने टीचर्स हैं, तो आप उनके टीचर बन सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनको समझा सकते हो। चलो आप 100% नहीं कर सकते, एटलीस्ट 10-20% से आप शुरू कर सकते हो। डेली आप एक क्वेश्चन को उनको 2-3 बार समझाओगे तो आई होप कि उनको समझ आ जाएगा, और अपने साथ साथ आपके साथ साथ वो भी चलेंगे आगे, और एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा कि आप इतनी आगे निकल जाओ और जो आपके साथी हैं वो बहुत पीछे रह जाए। ऐसा आपको वो भी देखना है, क्योंकि जब आप इतनी आगे पहुंच जाओगे आप देखोगे कि मैं अकेला हूँ, और अकेले इंसान का जीना मुश्किल है। हम सबको साथ लेके चलना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक दूसरे का देखभाल करना है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। होपफुली जो हमारा नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।